आज अपन क्लास 10 का टॉपिक पढ़ते हैं मौर्य काल। मौर्य काल रहा है 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। तो अपन मौर्य काल पढ़ेंगे और मौर्य काल जो शुरू हुआ है वो हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य से। मौर्य काल के जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार एक अखंड भारत का निर्माण किया। हमारा जो भारत है 16 जनपद में बटा हुआ था, पहले अपन ने पढ़ा था। तो उस 16 जनपद को कैसे उसने एक किया और विदेशी आक्रमणकर्ता जो सिकंदर था उसको किस प्रकार परास्त किया और भारत को एक अखंड भारत का निर्माण किस प्रकार कराया। तो चंद्रगुप्त का उदय होने के लिए अपन 3 चीजें पढ़ेंगे। एक स्थान है मगध जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। दूसरा है उसके गुरु है जो है आचार्य चाणक्य। और तीसरा बिंदु अपन पढ़ेंगे वो है सिकंदर। ये 3 चीजें पढ़ेंगे। सिकंदर यूनान का एक शासक था, और सिकंदर उस समय अपने आसपास यूनान के आसपास के इलाके जीतते जीतते ईरान को भी जीत चुका था और धीरे धीरे कंधार की तरफ बढ़ रहा था। अपने महाजनपद में पड़ा है कंधार। तो कंधार यानी अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में, तो कंधार तक वो पहुंच चुका था, यानी ईरान जीत चुका था और कंधार पे हमला करने वाला था। ये जो है सिकंदर। उसी समय जब ये यूनान को जीतता हुआ कंधार तक पहुंचता है और कंधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला। अपने पहले पढ़ा है जनपदों में। तो तक्षशिला, और तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था। और तक्षशिला में यहाँ खलबली मचती है क्योंकि ये जो तक्षशिला है, ये विश्वविद्यालय था उस समय का, और ये तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। 16 जनपद में अपन पढ़ते हैं गांधार, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तो ये राजा तक्ष ने बनाया था। भरत के बेटे हो गए राजा तक्ष। राजा भरत जिसके नाम से भारत पड़ा है उसके बेटे हो गए तक्ष, और तक्ष ने अपना नाम, भाई युग तक मेरा नाम रहे, इसलिए उन्होंने एक विश्वविद्यालय खोला था जिसका नाम रखा था तक्षशिला। और तक्षशिला में शिक्षक है आचार्य चाणक्य। इस विश्वविद्यालय में जब ये बात चली कि भाई सिकंदर युद्ध जीतता आ रहा है, उसने ईरान जीत लिया है और अगला उसका जो टारगेट है वो है गांधार। तो यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग बुला करके सब शिक्षकों ने तय किया कि अब क्या किया जाए। सिकंदर आ रहा है और सिकंदर से जीतना बड़ा मुश्किल है। तो एक योजना बनाई। तो योजना में सबने अपने अपने मत रखे, अपने अपने जो व्यू रखे कि क्या किया जाए। उस समय आचार्य चाणक्य ने एक अपना व्यू रखा और उसने कहा कि हमारा जो भारत देश है खंड खंड में बटा है, इसको अखंड करिए। 16 जनपद है, इन 16 जनपदों को एक करें, और 16 जनपद यदि एक हो जाएंगे तो अपन सिकंदर का सामना कर सकते हैं, नहीं तो सिकंदर का सामना नहीं कर पाएंगे और ये जो विदेशी आक्रमण करता है वो भारत को लूटेगा। तो यहाँ आचार्य चाणक्य की बात पर कई शिक्षकों ने हंसी उड़ाई कि ये थोड़ी हो सकता है, 16 जनपद में बटा, सब अपने अपने राजा, अपने अपने विहार, अपने अपने राज्य में मस्त, कौन किसकी बात मानने वाला है। एक स्टेज पे नहीं आ सकते, एक जगह पे नहीं आ सकते। इन 16 में से एक किसी को सम्राट वो घोषित नहीं करेंगे, मानने को तैयार नहीं होंगे, सब अपने अपनी जगह पे सम्राट है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा मेरे पास एक उपाय है, और वो उपाय यदि हो जाए तो शायद अखंड भारत बन सकता है। इस अखंड भारत का एक आदमी है, वो शायद इस भारत को अखंड बना सकता है। और वो बात थी मगध की। मगध उस समय शक्तिशाली राज्य था क्योंकि उस समय जो व्यापार होता था भारत में, जो ईरान से, पश्चिमी देशों से, भारत के जो उत्तरी देशों से जो व्यापार होता था, उसमें मगध है वो बीच में केंद्र था व्यापार का। पूरे भारत का मगध व्यापारिक केंद्र था। तो यदि मगध के राजा ये ठान ले कि मुझे सारे के सारे राजाओं को एक करना है तो हो सकता है। और मगध का राजा उस समय आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न था क्योंकि यहाँ से व्यापारी गुजरते थे और व्यापार खूब चलता था। तो मगध के जो राजा थे
जिसका नाम था घनानंद। घनानंद, उसके पास खूब सारा टैक्स आता था। सबसे संपन्न जो राज्य था 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली, सबसे संपन्न जो महाजनपद था वो था मगध। तो आचार्य चाणक्य ने कहा यदि मगध के राजा शाह घनानंद तो सभी जितने भी ये जनपद है ये सब एक होकर के अपन सिकंदर का सामना कर सकते हैं। तो वहां जब मीटिंग चल रही थी तो आचार्य चाणक्य को शिक्षकों ने कहा भाई आप भी जाइए मगध और मगध जाकर के राजा घनानंद को आप समझाइए। आचार्य चाणक्य यहाँ से निकलते हैं अपना प्रण लेकर के कि मैं जाऊंगा पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र जाकर के राजा घनानंद से बात करूंगा। आचार्य चाणक्य यहाँ पाटलिपुत्र पहुंचते हैं, लेकिन ये जो घनानंद है ये एक विलासी राजा है, विलासी, शराबी, इस प्रकार ये विलास में डूबे हुए, नशे में डूबे हुए राजा थे। इनको प्रजा से कोई मतलब नहीं था। जनता का बहुत सारा टैक्स आता था, व्यापार खूब होता था, व्यापारी के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाते, इसलिए संपन्न राज्य था। ये ऐश मौज आराम विलासिता से जीवन जी रहे थे। आचार्य चाणक्य यहाँ पाटलिपुत्र आए, मगध की राजधानी। 2 दिन तक इंतजार किया कि शायद मेरे को बुलाए अंदर और मुझे राजा से बात करनी, लेकिन उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। घनानंद के बाद जब ये बात पहुंचाई गई सैनिकों के द्वारा कि आपसे मिलने कोई तक्षशिला के शिक्षक आए, आचार्य चाणक्य मिलना चाहते हैं, तो घनानंद ने एंट्री नहीं दी। आखिर में चाणक्य अपने गुस्से से अंदर चले गए, बिना पूछे, बिना अनुमति के अंदर चले गए और अंदर जाकर के घनानंद को देखा वो नशे में लीन है, सुंदरियां उनके आसपास घूम रही और कोई नहीं है। इस प्रकार उनका विलासी जीवन देख करके आचार्य चाणक्य को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया कि अभी समय नहीं। आचार्य चाणक्य आकर के इनको प्रार्थना करते हैं घनानंद को, घनानंद महाराज आप विलासिता में डूबे हुए हैं, शराब को आप में डूबे हुए हैं और विदेशी आक्रांता सिकंदर भारत को लूटने आ रहा है, भारत को कब्जा करने के लिए आया, आपका राज्य खतरे में, 16 जनपद खतरे में, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप 16 जनपदों को एक मंच पे लाइए, एक जगह लाइए और सब मिलकर के सिकंदर का मुकाबला करें। ये विदेशी आक्रांता है, विदेशी आक्रमणकारी। घनानंद ने आचार्य चाणक्य की ये बात स्वीकार नहीं की और उनकी बेइज्जती की और बेइज्जती करके वहाँ से बाहर निकाल दिया और उनके साथ मारपीट भी की और उनको धक्के भी दिए। तो वो सीढ़ियों से गिर गए और गिर गए तो उनकी पीछे जो चोटी बांधते वो चोटी भी खुल गई। आचार्य चाणक्य को बहुत गुस्सा आया कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो आचार्य चाणक्य की जब छोटी खुल गई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये जो खंड खंड में बटा भारत है उसको मैं अखंड बनाऊंगा। और घनानंद आज मेरी जो बेइज्जती की है उस बेइज्जती के लिए मैं भारत को तो अखंड बनाऊंगा, लेकिन तेरा भी नाश करूंगा और तेरी जगह मैं दूसरा राजा भी बनाऊंगा। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। इस प्रकार ये आचार्य चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा करके वहां से निकल जाते हैं। कहां से? पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र से निकलते हैं। अब उनको वापस कहाँ जाना है? तक्षशिला, क्योंकि आचार्य चाणक्य शिक्षक है तक्षशिला के। तक्षशिला उस समय का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, भारत भर के छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो यहाँ पाटलिपुत्र से रवाना हुए आचार्य चाणक्य। यहाँ बेइज्जती हुई, घनानंद ने बेइज्जती किया, लेकिन घनानंद दूरदर्शी नहीं था, वो तो विलासिता में डूबा हुआ था। लेकिन आचार्य चाणक्य दूरदर्शिता थे। उनको पता था कि सिकंदर आ रहा है, विदेशी आक्रमणकर्ता आ रहा है और भारत को लूटेगा, भारत पे कब्जा कर लेगा। आचार्य चाणक्य निराश नहीं हुए, अपना संकल्पबद्ध को मजबूत रखा और यहाँ रास्ते में आ रहे थे, एक नदी के किनारे जाकर के बैठे, थोड़ा संध्या का समय था, अपना नहाए धोए संध्या वंदन किया। उस समय कुछ शिकारी बच्चे, 10-15 बच्चे थे शिकारियों के, जो यानी एक तरह के कह सकते हैं प्राचीन काल में जो गुलाम होते थे, खरीद करके रखते थे लड़कों को और जीवन भर वो गुलामी करते थे खरीद करके। तो उसमें से 10-15 लड़के जंगल में शिकार करने के लिए आए और उस समय एक लड़के को अजगर ने पकड़ लिया। सभी लड़के भाग गए, लेकिन एक लड़का दौड़ता हुआ आया और अजगर का मुंह पकड़ा और मुंह पकड़ करके उसको खींच करके बाहर फेंक दिया। आचार्य चाणक्य काफी आँख खोली और देख रहे थे वो सारा नजारा, और नजारा देख करके उसको बुलाया अपने पास कि बेटे इधर आओ, कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा मेरा नाम चंद्रगुप्त है। क्या करते हो? बोले मैं शिकारी के वहाँ नौकर हूँ, यानी गुलाम हूँ, काम करता हूँ, मुझे बेच दिया गया है, मेरे पिताजी नहीं है और मैं यहाँ जो मोर पालक जाति है उनके वहाँ रहता हूँ और वहाँ शिकार करने का काम करता हूँ मालिक के। आचार्य चाणक्य वहाँ जाते उस मालिक के पास और चंद्रगुप्त को वहाँ से ले लेते हैं। इस लड़के को मैं लेके जाऊँगा
और इस लड़के के लिए तुम्हारे को जितनी धनराशि की जरूरत है वो मैं अवेलेबल करा देता हूँ, आपको दे देता हूँ, लेकिन इस लड़के को मुझे दे दो। तो यहाँ आचार्य शाणिक्य की मुलाकात होती चंद्रगुप्त की, और चंद्रगुप्त को लेकर के वो आ जाते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला में उस समय एडमिशन यानी एंट्री उम्र है वो है 16 वर्ष। 16 वर्ष के समय विद्यार्थी यहाँ आता था। 8 वर्ष का इनका कोर्स था, और 8 वर्ष यानी 16 और 8 24 वर्ष में विद्या प्राप्त करके वापस अपने गृहस्थ आश्रम में चला जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ये पालन करते हुए विद्या अर्जन करते थे। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की जो उम्र है वो थी 16 वर्ष, और तक्षशिला में यहाँ चंद्रगुप्त को आचार्य शाणिक्य ले आए तैयार करने के लिए कि ये भारत का भविष्य है, मैं इसे भारत का एक महान सम्राट बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर वो सभी गुण है जो सम्राट में होने चाहिए। तो यहाँ आचार्य शाणिक्य किसको ले आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब थोड़ा घनानंद का भी मैं बता देता हूँ। घनानंद यानी ये नंद वंश का शासक था, और नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मानंद। ये जो महापद्मानंद थे ये जाति के यानी छोटी जाति के थे, शूद्र थे, शूद्र जिसको बोलते हैं अपन, छोटी जाति के थे। और ये एक सामंत थे, ये एक राजा के दरबारी थे, और उस राजा का जो वंश था वो था शिशुनाग वंश। आपने पहले पढ़ा होगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश यानी ये क्षत्रिय कुल, इसको अपन क्षत्रिय कुल बोलेंगे। तो ये शिशुनाग वंश के जो राजा थे वो क्षत्रिय कुल के थे, और ये जो महापद्मानंद थे ये शूद्र वंश के थे। तो बाकी वाले जब इनका शिशुनाग वंश चल रहा था तो उस समय बाकी वाले जो सामंत थे, बाकी वाले जो इनके सेनापति थे, जो शिशुनाग वंश के जो खास लोग थे सेनापति सामंत, वो इस महापद्मानंद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो ये अंदर ही अंदर बड़ा